हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि थर्ड चैप्टर का रिवीजन चल रहा है, फाइबर टू फैब्रिक जो कि चैप्टर है आपका, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जंतुओं से आपने क्या लिया, रेशा लिया। ठीक है, और उस रेशे से क्या बनाया गया, धागा बनाया गया। फिर उन धागों की आपस में बुनाई की गई और बुनाई के पश्चात आपको क्या प्राप्त हुआ, एक फैब्रिक यानी कि कपड़ा प्राप्त हुआ। उस कपड़े से फिर अलग अलग प्रकार के ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स बनाई गई। ओके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमने कहा कि वो फाइबर कहाँ से लिया जाएगा, वो या तो पेड़ों से लिया जाएगा या फिर आपके जंतुओं से लिया जाएगा। ठीक है, पेड़ों और जंतुओं से यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशों को प्राकृतिक रेशे कहा गया। वहीं पर जिन रेशों का निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाएगा या कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा किया जाएगा, उनको कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे भी कहा जाएगा। ओके, तो इतना आपका यहाँ चैप्टर में था। वहीं फिर आपने प्रकार देखे थे कि आपके जंतु रेशे या पादप रेशे जो कि प्राकृतिक रेशे की कैटेगरी में आते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं। वहीं संश्लेषित रेशे के कुछ उदाहरण देखे थे। ठीक है, इसके अलावा हमने फाइबर के बारे में पढ़ा और फैब्रिक के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि ये प्राकृतिक रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। वहीं पर जो आपके प्राकृतिक रेशे हैं उनको दो तरह से कैटेगराइज भी किया गया है। ओके, तो कुछ प्रश्न हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे कि व्हाट इज फैब्रिक। लास्ट सेशन में देखा था कि फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा क्या होता है। तो कपड़ा है क्या है आपका, जब रेशे से धागे का निर्माण हुआ, फिर धागे की आपस में बुनाई की गई और बुनाई करके क्या बनाया गया, वस्त्र यानी कि कपड़ा बनाया गया। ऑन व्हाट फैक्टर डज अवर टाइप ऑफ क्लोथिंग डिपेंड, यानी कि हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो किन कारकों पर निर्भर करते हैं। तो एक, वातावरण पर, हमारा जो क्लाइमेट है, यानी कि अगर गर्मी हो रही है तो हम पतले कपड़े पहनते हैं या हल्के वस्त्र पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जिनमें कि गर्मी हमें ज्यादा ना लगे। ठीक है, जो ऊष्मा का अवशोषण ना करे, ऐसे कपड़े पहनते हैं। वहीं पर अगर सर्दी है तो सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो डार्क कलर के होते हैं, जो कि क्या करें, ऊष्मा का अवशोषण करें ताकि हमें सर्दी ना लगे, या ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वहीं पर यानी क्लाइमेट, वातावरण पर निर्भर करता है। ऑक्यूपेशन, हमारा व्यवसाय क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, उस पर भी हमारे कपड़े निर्भर करते हैं। अगर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वहीं पर अगर हमारी व्यवसाय या इनकम हमारी बहुत अच्छी नहीं है तो फिर हम उसी प्रकार से, यानी कि व्यवसाय के अनुसार, हमारी आय के अनुसार हम वस्त्र पहनते हैं। कल्चर इस पे डिपेंड करता है, हमारी संस्कृति क्या है, जो हमारी संस्कृति होगी उस संस्कृति पर निर्भर करता है, यानी संस्कृति के अनुसार पहनावा भी बदलता रहता है। उसके अलावा डेली नीड्स, यानी कि जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार भी हमारा क्लोथिंग क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई आर कॉटन एंड वुलन क्लोथ रफ एंड सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर स्मूथ टू टच। जहां पर आपके सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र टच करने पर, छूने पर कैसे लग रहे हैं, रफ लग रहे हैं, यानी कि खुरदुरे प्रतीत हो रहे हैं। और वहीं पर सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे जो कपड़े हैं, फैब्रिक हैं, वो हमें स्मूथ लग रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉटन और जो वुलन क्लोथ होते हैं उनको बनाने में असमतल सतहें बनाई गई हैं, यानी परतें बनाई गई हैं। वहीं पर सिल्क, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे फैब्रिक में क्या किया गया है, बहुत पतले धागे का इस्तेमाल किया गया है, और जो कि कैसा है, बहुत स्मूथ फिनिशिंग दी गई है उसको, इसीलिए वो कैसा प्रतीत होता है आपको, चिकना या फिर कोमल प्रतीत होगा। ओके, इसके अलावा क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स इनटू नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर। कॉटन, नायलॉन, जूट, वूल, सिल्क, रेयन, पॉलिस्टर। ठीक है, इन सबको नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा और आपका मैन मेड फाइबर यानी कृत्रिम रेशे में क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो आपको पता है कॉटन, जूट, वूल, सिल्क ये सब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। वहीं पर नायलॉन हो गया, रेयन, पॉलिस्टर, इन सभी को लेबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। तो ये क्या है, मैन मेड फाइबर और कृत्रिम रेशे जिनको आप कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशे हो गए कपास, जूट, ऊन, रेशम, वही मानव निर्मित हो गया नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर। इसके अलावा भी बहुत अन्य रेशों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन था, फ्रॉम वेयर वूल इज ऑब्टेन।
ऊन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ऊन को जो जानवर होते हैं उन जानवरों के बालों से प्राप्त किया जाता है। और बाल कहाँ होते हैं? उनके शरीर में त्वचा के ऊपर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो भेड़ से, बकरी से, याक से, इसी प्रकार अन्य जानवरों से भी ऊन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देन व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है और क्यों? क्योंकि यह बहुत सस्ता क्या होता है? फाइबर होता है, रेशा होता है, इस वजह से। ओके, चलिए, व्हेन वी बर्न वूल व्हाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न? जब हम ऊन को जलाते हैं, प्रश्न था व्हेन वी बर्न वूल व्हाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हेयर बर्न। ओके, अगर ऊन को जलाया जाता है तो उसको जलाने पर बालों के जलने जैसी गंध क्यों आती है? ठीक है, तो क्योंकि ऊन को कहां से प्राप्त करते हैं? जानवरों के बालों से प्राप्त करते हैं। तो यानी ऊन जल रहा है मतलब हेयर्स ही जल रहे हैं, बाल ही जल रहे हैं किसी न किसी जानवर के। तो इसलिए क्योंकि वहां भी प्रोटीन है ऊन में और बालों में भी प्रोटीन है, तो जब जलेगा प्रोटीन तो सेम टाइप की गंध आएगी। समझ गए? तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। इसके अलावा नेम द प्लांट फ्रॉम विच जूट इज ऑब्टेन्ड, फ्रॉम विच ऑफ इट्स पार्ट डू वी गेट जूट। ठीक है, जूट को किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो पटसन से जूट को प्राप्त किया जाता है और पटसन के तने से जूट को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन क्या देखा था? विच पार्ट और ऑफ दीज प्लांट्स हैव फाइबर? तो यहाँ पर पेड़ों के पौधों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि इनके कौन से पार्ट से आपको क्या प्राप्त होता है? फाइबर यानी कि रेशा प्राप्त होता है। ए है आपका कॉटन यानी कि कपास, बी है मैंगो आम, सी कोकोनट यानी कि नारियल और डी बनाना यानी कि केला। तो आपको पता है कॉटन जो कपास जो होती है वो कपास के पौधे में जो बीज होता है, बीज जब मैच्योर हो जाता है देन बर्स्ट होता है, आप पढ़ते हैं, तब वहां से कॉटन निकलती है। मैंगो का आपने देखा होगा, आम खाया होगा ना, तो आम के अंदर क्या होता है? उसका सीड होता है जिसको आप गुठली कहते हैं, तो गुठली के बाहर आपको रेशे दिखते हैं, तो वो फाइबर है। कोकोनट की बात करें, नारियल सभी ने देखा है, तो नारियल में भी जो उसका फ्रूट होता है, फल, तो फल के बाहर से आपको रेशे दिखाई देते हैं। ठीक है, वहीं बनाना, केला सभी ने देखा है, केले का पेड़, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं पत्तों में रेशा बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पेड़ों के, जैसे कपास है तो कपास का जो रेशा है वो बीज से मिलेगा, आम का भी बीज से मिलेगा, नारियल का फल से मिलेगा, वहीं पर केले के पत्ते से केले का फाइबर बनाया जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10 है आज के सेशन का पहला प्रश्न, नोट भी करेंगे बच्चे। जीआईसी सराईखेत, जीआईसी भवन। नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग। ठीक है, उस कंट्री, उस देश का नाम बताना है जिसने कॉटन क्लोथ यानी कि सूती वस्त्रों को सबसे पहले बनाया था। ठीक है, तो सूती वस्त्र के बारे में जब हम क्या पढ़ते हैं? जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, जहां पर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, उससे पहले जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वहां पर भी कपास का योगदान आता है और कपास का नाम आता है। ठीक है, तो सूती वस्त्र सबसे पहले कहाँ? इंडिया में यानी कि भारत में उनका आविष्कार हुआ था, उनको बनाया गया था। ओके, चलिए नोट करेंगे। सीआईसी भवन, आवाज आ रही है बच्चों आपको? हाथ उठाइए। ओके, तो नोट करिए साथ साथ प्रश्न के उत्तर, प्रश्न अभी आपसे पूछे भी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11। इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन? भारत के किस किस राज्य में या भारत के किन राज्यों में सूती वस्त्र की बात जो हो रही है, जो कपास से मिल रही है, तो उस कपास को उगाया जाता है या वो कपास का पौधा वहां पर बड़ा होता है? तो कौन कौन से स्टेट है आपके भारत के किन राज्यों में? तो भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में क्या किया जाता है? कपास को उगाया जाता है। ठीक है, तो वहां कपास का उत्पादन होता है। चलिए नोट करिए आंसर।
ये प्रश्न आएंगे एग्जाम में, और जब एग्जाम में आएंगे तो आपको याद होने चाहिए ये प्रश्न, क्योंकि ये कई बार करवा दिए हैं। अभी रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चैप्टर जब पढ़ा होगा आपने तो बहुत अच्छे से ये सब समझाया गया था, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 12, इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड। अब जूट की बात की जा रही है कि जूट का कल्टीवेशन कहां पर होता है, यानी कि उसको कहां पर उगाया जाता है। भारत के किन राज्यों में जूट की खेती की जाती है, तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, असम भारत में जूट के प्रमुख उत्पादक है, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा जूट को उगाया जाता है, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप लोग, हाथ उठाइए नोट कर रहे हैं तो। चलिए प्रश्न संख्या 13, विच मैथड इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट। किस मैथड, किस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट। तो कॉटन का प्लांट होगा, यानी कि कपास का पौधा होगा, उस कपास के पौधे से कपास जो कॉटन है यानी रुई है उसको अलग करना है। तो कैसे किया जाता है, हैंड पिकिंग, यानी कि हस्त चयन द्वारा, हाथों के द्वारा चुन चुन करके कपास से रुई को अलग किया जाता है, यानी पौधे से उस रुई को अलग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए पौधे से कपास निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हाथ से उठाना या फिर हस्त चयन इसे कहते हैं, ठीक है। तो जब आप सेपरेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कि हम कैसे करके सेपरेट करते हैं चीजों के को, तो वहां पर हस्त चयन एक आया था, हैंड पिकिंग, जो कि क्या कहता था कि जो बड़े साइज के आपके क्या है अशुद्धियां हैं किसी भी चीज में, जैसे चावल में कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग हाथ से उठा उठाकर अलग करते हैं, ठीक है। तो जब दो मिक्सचर ऐसे हो जो कि विजिबल हो यानी कि दिखाई दे रहे हैं और जिनका आकार बड़ा हो, तो फिर क्या करेंगे, उनको हाथों से चयन कर करके या हाथों से उठा करके अलग करते थे, ठीक है। तो वही हस्त चयन की विधि यहाँ पर अपनाई जा रही है, किसके लिए, पौधे से कॉटन को अलग करने के लिए, यानी रुई को अलग करने के लिए, ठीक है। तो पौधे से कपास को निकालने के लिए हस्त चयन विधि का प्रयोग करेंगे। हस्त चयन से कोई ज्यादा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि पौधा है सिंपली, उस पे जब बीज बस्ट हुआ यानी कि बीज जो फूट जाता है मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद, वहां से फिर रुई निकलती है, तो हम हाथों से रुई को अलग करेंगे, ठीक है। तो हस्त चयन वही है, यानी हाथों से चुना जाएगा, ओके, क्लियर है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज गिनिंग। अब गिनिंग क्या है, ठीक है। गिनिंग एक प्रक्रम था जो आपने पढ़ा था। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम इट्स सीड, ठीक है। तो कॉटन फाइबर को उसके बीज से अलग करने की प्रक्रिया को गिनिंग कहा जाता है, ओके। ओटाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ओटाई क्या है, तो ओटाई कपास के रेशों को उसके बीजों से अलग करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। या गिनिंग भी, ये हिंदी में भी आ सकता है आपके पास कि गिनिंग क्या है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। चलिए प्रश्न संख्या 15, व्हाट आर बेल्स। बेल्स किन्हें कहा जाता है, ठीक है, या बेल्स क्या है। गांठे क्या है, कच्चे कपास के रेशों को लगभग 200 किलोग्राम के बंडलों में संकुचित किया जाता है। इन संकुचित कपास के बंडलों को गांठे कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा गया, गांठे क्या है, बेल्स आएगा आपके पास। व्हाट आर बेल्स, बेल्स क्या है, तो रॉ कॉटन फाइबर, जो क्या है, कच्चा कपास है। कच्चा कपास यानी जो कि अभी तक बहुत अच्छे से उसके रेशों का निर्माण नहीं हुआ है, तो जो अभी आपने डायरेक्ट क्या किया है, ऑब्टेन किया है प्लांट से, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, रेशों को लगभग 200 केजी यानी 200 किलोग्राम के बंडलों में
संकुचित करके रखा जाता है, ठीक है, संकुचित किया जाता है। और इन संकुचित कपास के बंडलों को ही क्या कहेंगे, गांठे कहेंगे, यानी बेल्स कहेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि आपने कपास के पौधे से वो फाइबर प्राप्त किया है और उसके बाद उसको कंप्रेस्ड करके क्या कर दिया गया, 200-200 केजी के बंडल बना दिए हैं। और इन संकुचित बंडलों को जो 200 किलोग्राम के हैं, इनको बेल्स कहा जाएगा या गांठे कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए। बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। अब क्या किया जाता है, कपास का पौधा है, पौधा कहाँ उगेगा, मिट्टी में ही तो उगेगा। बताओ, मुझे ये बताओ, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कपास का पौधा है, वो मिट्टी में ही उगता है, बताओ, मिट्टी में उगेगा। तो किस प्रकार की मिट्टी, जब हम किसी पौधे को उगाते हैं, किसी फसल को उगाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है, मिट्टी का प्रकार देखा जाता है, मृदा का प्रकार जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की मृदा आप लोगों ने पढ़ी है, अलग अलग प्रकार की सॉइल पढ़ी है। तो कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है कपास के लिए। तो सबसे अच्छे से क्या तात्पर्य है, यानी कि जिसमें पैदावार सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉटन के लिए पूछा जा रहा है, यानी कपास के लिए। तो कपास के लिए आपको पता है फ्लैट सॉइल, यानी कि काली मिट्टी या काली मृदा जिसे आप कहते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो काली मिट्टी जिसे मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है, तो वो बहुत अच्छी होती है कपास की खेती करने के लिए। यानी कि काली मिट्टी में कपास को उगाएंगे तो बहुत अच्छी पैदावार देगा। ओके, चलिए, तो ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं आपको, ये 6th स्टैंडर्ड से थोड़ा डीप हम लोगों ने इसको लिया है। तो आपका अगर कोई भी एग्जाम होगा, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो वहां पर भी ये प्रश्न आपके काम में आते हैं, ठीक है। आपके कक्षा 6 के एग्जाम में तो आएंगे ही, साथ साथ अन्य जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते हैं, उनमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, जितने प्रश्न अभी तक कराए सब समझ में आए हैं, हाथ उठाइए, समझ में आए हैं तो बताओ। जीआईसी भवन और जीआईसी सरायखेल, जितने प्रश्न कराए हैं समझ आए हैं अभी तक। तो कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर जूट क्रॉप। तो अभी हमने किसके लिए देखा, अभी हमने देखा कपास के लिए। तो कपास के लिए क से आता है आपका कपास, क से ही आती है काली मिट्टी, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो कपास के लिए काली मिट्टी बेहतर है। जूट हो गया आपके लिए, जूट के लिए एलुवियल सॉइल जिसे आप कहते हैं, या फिर जिसको क्या कहते हैं आप, जूट की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, जो कि किसकी होती है, नदियों के किनारे डेल्टा के क्षेत्र पर जो पाई जाती है, ठीक है ना। तो जूट, ज से जूट हो गया, ज से जलोढ़ मिट्टी हो गई, बस इतना ध्यान रखना है। तो एलुवियल सॉइल इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर्स लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। जूट की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी, तो जूट की खेती के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। जीआईसी कोट कंडारा, आवाज आ रही है सबको, हाथ उठाएंगे आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। तो लास्ट सेशन में उपेंद्र, नव्या, हरेंद्र ने बहुत अच्छे आंसर किए थे जीआईसी कोट कंडारा से, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों वही चैप्टर चल रहा है। आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है थोड़ा, एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कितने क्वेश्चंस हुए हमारे। तो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हमारा यही था। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा,
नेम द कंट्री विच इन्वेंटेड कॉटन क्लोथिंग। तो सूती कपड़ों का जो वस्त्रों का उत्पादन था या मैन्युफैक्चरिंग थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंडिया में हुई थी। ठीक है, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र की बात हुई थी। सूती वस्त्र, जब हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं पूरा या फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं नहीं कहीं कपास की खेती की बात आती है। ठीक है, तो सूती कपड़ों का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत, यानी इंडिया। ओके, हमारा देश। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कॉटन इज ग्रोन। तो कपास आपके हमारे यहाँ भारत में किन किन राज्यों में उगाई जाती है? तो कपास महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में उगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न 12 था, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जूट इज कल्टिवेटेड। तो जूट कहां पर जूट का कल्टीवेशन होता है या खेती होती है भारत में? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में क्या होती है? जूट की खेती की जाती है या जूट इसके प्रमुख उत्पादक है जूट के। ठीक है, तो इसके अलावा प्रश्न 13 देखा था, विच मेथड इज यूज टू हार्वेस्ट कॉटन फ्रॉम द प्लांट। तो कपास का पौधा होगा, पौधे से हमने कपास को प्राप्त किया था तो उसको हम हस्तचयन के द्वारा, हस्तचयन क्या था? सेपरेशन चैप्टर में भी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे कि पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है, तो वहां पर भी हस्तचयन आया था। यानी पौधा होगा, उसमें कपास लगा होगा, हस्त से चयनित करके, हाथों से चयन करके आप कपास को पौधे से अलग करेंगे। ठीक है, यानी उस रुई को पौधे से अलग किया जाएगा। व्हाट इज गिनिंग? तो गिनिंग आपका, जिसको उटाई भी कहा जाता है, वो कपास के रेशों को उसके बीज से अलग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा वाटर बेस्ड गांठें क्या होती हैं? तो जब रॉ कच्चा आप कपास पौधे से लेंगे उसको फिर क्या किया जाता है? संकुचित किया जाता है, यानी उसके बंडल्स बनाए जाते हैं और एक बंडल जो 200 केजी के लगभग का होगा, 200 किलोग्राम का एक बंडल जो कि कच्चा कपास है, अभी उसकी और सफाई होनी है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? गांठ कहा जाएगा, या उन बंडलों को आपका बेल्स भी कहा जाएगा। ओके, इसके अलावा प्रश्न संख्या 16, विच टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो मैंने कहा था कॉटन यानी कपास। ठीक है, कपास क से शुरू होता है और क से ही होता है काली मिट्टी, तो कपास होता है काली मिट्टी में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी है? तो काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा जौ से आपका जूट हो गया, और जूट आपके जलौढ़ मिट्टी में बहुत अच्छे से होता है। और जलौढ़ मिट्टी, जलौढ़, जल आ रहा है जिसमें, यानी कि जो डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है। डेल्टा क्या है? जो नदियों के और आपके नदियों के जो मुहाने होते हैं। ठीक है, यानी नदी के साथ जो मिट्टी आती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं। तो जूट की खेती के लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों की जलौढ़ मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न संख्या 18 हमारा है अब, इन विच सीजन जूट यानी पटसन इज कल्टीवेटेड। कौन से सीजन में जूट यानी कि पटसन का उत्पादन सबसे अच्छा होता है या उसकी खेती सबसे अच्छी होती है? तो कौन से सीजन में? रेनी सीजन यानी कि बरसात का जो मौसम होता है, वर्षा ऋतु जिसे कहा जाता है, उसमें पटसन की खेती बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो पटसन कहेंगे इसे। चलिए नोट करिए, जीआईसी कोट कंडारा समझ आ रहा है ना? जीआईसी भवान, वेरी गुड। अभी आपसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जल्दी नोट करिए। जीआईसी कोट कंडारा के बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो जीआईसी भवन आपको भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है ना, अच्छी आदतों को सबसे लेना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कॉटन। यानी कि किसी भी चीज की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी जरूरत क्या है, हमें कॉटन को पढ़ने की आवश्यकता है क्या, उसका हमारी लाइफ में कोई ना कोई उपयोग होगा तभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं।
हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उसकी उपयोगिता है हमारी लाइफ में, ठीक है ना। हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जान पाएंगे, अपने देश की, पूरे विश्व की, अर्थ की, सबकी हिस्ट्री को समझ पाएंगे, हम गणित को समझ पाएंगे, हमें कैलकुलेशन आ पाएगा, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन हम समझ पाएंगे। हम सामान लेने जा रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए, गणना आनी चाहिए, तभी तो हम सामान खरीद पाएंगे। इसके अलावा और भी हम कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबकी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ उपयोगिता है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हमने कॉटन क्यों पढ़ा? क्योंकि उसकी उपयोगिता है हमारी लाइफ में। अब उपयोगिता है क्या, उस कॉटन का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, वो प्रश्न है। तो उत्तर है आपका, कॉटन हैज अ वेराइटी ऑफ यूजेस, यानी कॉटन बहुत सारी जगह पर यूज हो रहा है। सम यूजेस ऑफ कॉटन आर गिवन बिलो, कुछ उपयोग इसके निम्नलिखित है, जैसे कि कॉटन और कॉटन इन कॉम्बिनेशन विद अदर फाइबर इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी कि जो वस्त्र निर्माण किया जाता है उसमें कॉटन और कॉटन के साथ अन्य रेशों को मिला करके, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि कॉटन और कॉटन के साथ किसी और फाइबर को मिला दिया है, संश्लेषित रेशे को, ठीक है, और फिर एक और फाइबर तैयार कर दिया है। और किस लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री समझते हैं, यानी कि वस्त्र निर्माण जहां पर किया जाता है, ओके। इसके अलावा क्लीन कॉटन इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट इन हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, या फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं हमारे घरों में, या फिर कभी भी हमें चोट लग जाती है, कट जाता है, तो वहां पर क्लीन कॉटन यानी कि सबसे शुद्ध वाला, साफ वाला जो क्या है, कॉटन है, उसका उपयोग किया जाता है। रुई, कॉटन से क्या समझेंगे? रुई से, ओके। तो रुई का उपयोग वहां पर किया जाता है। इसके अलावा अनस्पन कॉटन इज यूज्ड एज फिलर्स इन मैट्रेस, पिलोज एंड क्विल्ट्स। आपने क्या देखा है घरों में? अभी घर जाओगे थकान हो जाएगी सबको, ठीक है ना, हमें भी, टीचर्स को भी पढ़ा के थकान हो जाएगी, और हमसे ज्यादा थकान आप लोगों को हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, घर पे जाके सीधा लेट जाते हैं। तो वहां पर जो बेड में मैट्रेस लगा है, पिलो, तकिए हो गए, आपके गद्दे हो गए, उनके अंदर क्या भरा गया है? यही अनस्पन कॉटन भरा गया है। इसके अलावा कॉटन इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन एंड इन पेपर इंडस्ट्री। अब ये रेयन कहां से आया? ये हमें कल की क्लास में नव्या ने बताया था कि ये क्या है, ये है संश्लेषित रेशा। तो इस कॉटन से हम ये रेयन भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन पेपर इंडस्ट्री, और पेपर इंडस्ट्री यानी कि कागज उद्योग जो है, जहां पर कागज का उत्पादन किया जाता है, वहां पर भी जो कॉटन का रॉ मटेरियल है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ड्यू टू हाई वाटर अब्जॉर्प्शन, अब आपने क्या देखा होगा कि जैसे पानी कहीं पे गिर जाता है, या फिर इंक पेन से जैसे लिखते थे पहले, तो इंक जब गिर जाती है तो उसको सूखने के लिए कॉटन का यूज किया जाता है, ठीक है। या किसी भी चीज को, जैसे दवाई को सोखना हो तो कॉटन का उपयोग करेंगे, ब्लड को कहीं पर एब्जॉर्ब करना है तो कॉटन का। तो बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है, यानी कि अवशोषक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सोख लेता है। इसी वजह से एज अ एब्जॉर्बेंट यानी कि एक अवशोषक की भांति भी इसको उपयोग में लाते हैं, ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू हाई वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। प्रॉपर्टी, क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉप्स इन हाउस होल्ड एंड अदर क्लीनिंग मशीन्स इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो घरों पे जैसे पोछा हो गया, या फिर ऐसे जो भी क्लीनिंग के आपके कोई भी क्या होंगे, मटेरियल होंगे या पदार्थ होंगे हाउस होल्ड के घरों में, तो वो कॉटन के इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इनमें देखने को मिलती है। तो चलिए हिंदी में पढ़ते हैं सब लोग, हाथ खड़ा कीजिए हिंदी में पढ़ते हैं तो। ओके, तो ये आपका प्रश्न है, कपास के क्या उपयोग हैं? तो क्या क्या कपास के विभिन्न उपयोग हैं? कपास के कुछ उपयोग नीचे दिए गए हैं। कपास या कपास को अन्य रेशों के साथ मिलाकर वस्त्र निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साफ कपास जो है, ओके जीआईसी भवन, साफ कपास का उपयोग अस्पतालों में शोषक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा गद्दे, तकिए, रजाइयों में भराव के रूप में बिना काटी हुई कपास का उपयोग किया जाता है। और कपास का उपयोग रेयन के निर्माण में और कागज उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और उच्च जल अवशोषण गुण के कारण कपास से बने कपड़े बड़े पैमाने पर घरों में पोछे के रूप में और उद्योगों में सफाई मशीनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर नोट करेंगे जल्दी से। जीआईसी गंगोली हाट, बच्चों आवाज आ रही है सबको?
हाथ उठाएंगे आवाज आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। समझ आ रहे हैं आपको प्रश्नों के उत्तर सभी बच्चों को? ओके, वेरी गुड। कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन। तो कॉटन से कॉटन फैब्रिक के निर्माण में कौन कौन से आपके स्टेप्स यानी कि चरण आते हैं? सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम पौधा लगाएंगे कपास का ना, तो पौधा होगा तभी उस पर कपास बीज बनेगा, तभी कपास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है? कपास की खेती की जाती है। इसके अलावा गिनिंग हो गया, सबसे पहले हाथों से चयन किया जाएगा, ठीक है। कपास के पौधों से हाथ से उठाया जाता है, हैंड पिकिंग जिसे मैंने कहा, हस्त चयन। जैसे कि क्या करते थे, सेपरेशन चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी मम्मियां चावल बनाने से पहले चावल से कंकड़ उठा रही है, तो क्या कर रही है? हाथों से उठा रही है, हस्त चयन। तो उसी प्रकार कपास के पौधे से रुई को हाथों से चयनित करके अलग किया जाएगा। इसके बाद जिनिंग या गिनिंग जिसको आप कहते हैं, ओटाई जहां पर हो रही थी, तो ओटाई यानी कि जब चुनी हुई जो आपकी कपास है उसको गोदामों में ले जाया जाएगा और उसकी सफाई की जाएगी अभी, ठीक है। स्टील के कंघों द्वारा कपास के बीजों को बाहर निकाला जाता है। तो कपास के बीज से अब कपास को अलग करने की प्रक्रिया ही क्या था? ओटाई था। इसके अलावा बेलिंग, बेलिंग क्या कहा था मैंने? बेल्स, गांठों के रूप में। अब जो वो कच्ची कपास आ गई है उसको कंप्रेस करेंगे, संकुचित करेंगे, बंडल बनाएंगे यानी उनके, ठीक है। कच्चा कपास है वो भी, उसके बंडल बनेंगे। 200-200 किलोग्राम के बंडलों को बेल्स कहा जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आपका सारी सफाई होगी, स्लीवर जिन्हें कहा जाता है, फिर कताई होगी उसकी, ठीक है। इस धागे को पहनने के लिए पर्याप्त मजबूत रतालू बनाने के लिए इसे खींचा जाएगा, मोड़ा जाएगा, ठीक है। और बॉबिनों को कपड़ा बनाने के लिए बुना जाएगा, यानी अब धागे का निर्माण होगा। और बुनाई, रतालू से बुनाई करघे पर की जाती है। विरंजन रंगाई करघे में बने कपड़े भूरे रंग के होते हैं और फैब्रिक को फिनिशिंग प्लांट में ब्लीच किया जाता है और रंगा जाता है। यानी कि क्या हो गया? पौधे से कपास मिल गई, कपास से बंडल बन गए, बंडल से रेशे का निर्माण हो गया, जो कि अब कहां जाएगा? धागा बनने के लिए जाएगा। जो धागा करघे पर बनेगा वो अभी डल कलर का होगा। कैसे कलर का? उसमें कोई कलर नहीं होंगे। अब उसको रंगा जाएगा और उसके बाद बुनाई के लिए भेजा जाएगा। और बुनाई कैसे? ताना बाना। जैसे अपने कपड़े देख लो, एक ऊर्ध्व क्रम में धागा होगा, एक क्षैतिज क्रम में धागा होगा, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ऐसे धागों को लगा करके उनकी बुनाई की गई है और कपड़े का निर्माण किया गया है। फिर उस कपड़े को हम टेलर के पास देंगे, वो क्या करेगा? कटिंग करेगा, स्टिचिंग करेगा और बहुत अच्छा ड्रेस हमारे लिए बनाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूं आज के सेशन में जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी गंगोली हाट, समझ आए बच्चों? वेरी गुड। तो इसी प्रकार अगर कोई डाउट होगा, मन में प्रश्न होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे, क्योंकि चैप्टर हमने सभी पढ़ लिए हैं, अब रिवीजन चल रहा है। ओके, तो तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।